We had completed up to informal structure. Now we are going ahead. Okay. Let us see the features of informal structure. पहला है, it originates from a formal organization. जाहिर सी बात है, relationship starts developing from formal organization. You join in as office mates and then you become friends. Okay. So an informal organization arises from within a formal organization through personal interaction among the employees beyond their officially defined roles. तो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होता है फॉर्मलाइजेशन के अंदर से ही थ्रू पर्सनल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉइज बियॉन्ड देयर ऑफिशियली डिफाइंड रोल. ठीक है, आपस में बातें करते हैं, दोस्त बनते हैं और फिर एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट खड़ा होता है. दूसरा है, इट मोल्ड्स द बिहेवियर. यानी वो एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करता है या बेंड करता है. The behavior of the employee in an informal organization is molded by the norms of the group rather than by officially defined. यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसे बनता है कि उस ग्रुप के रूल्स क्या है उसके हिसाब से. ऑफिशियल रूल्स है वो तो है ही काम करने की, लेकिन यहाँ पे जो चीज ध्यान रखी जाएगी वो है नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप. अगर एक फ्रेंड सर्कल है तो उनके बीच में आपस में क्या रूल्स बने हुए हैं उसके ऊपर एक व्यक्ति का जो उस पर डिपेंड रहेगा उसका बिहेवियर. अगर ये चीज है कि somebody is disliked by certain people तो फिर उसको सब हेट करते हैं. ठीक है, और उसका बिहेवियर फिर वैसा हो जाएगा, इससे बात नहीं करना, वो उस ग्रुप का है, इस ढंग. ठीक है, तो किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर डिपेंड करेगा उसके ग्रुप के जो नॉर्म्स उन्होंने सेट किए उसके ऊपर पे, और ऑफिशियल डिफाइंड रूल्स उसका कोई खास असर यहाँ पे दिखता नहीं. तीसरा, इट फैसिलिटेट्स इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन चैनल. इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन information flows freely without following any specific path or chain. अगर दो अच्छे दोस्त हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है, अगर उन्हें इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो वो आसानी से इंफॉर्मेशन पास ऑन कर पाए. ठीक है, कोई स्पेसिफिक चैनल को फॉलो करना जरूरी नहीं है कि वो मेरे सीनियर को बताएगा मैं उसके सीनियर को बताऊंगा. वो जो हायरार्की वाला सिस्टम उसकी जरूरत यहाँ पे पड़ती नहीं. फिर है, इट फॉर्म्स स्पॉन्टेनियसली. ओके. Now, an informal organization structure emerges spontaneously out of personal interactions and among the employees and is not deliberately created either by employees or by managers. ये जो ग्रुप्स है इनफॉर्मल ग्रुप्स, इनको जानबूझकर नहीं बनाया जाता है, ये बनते हैं स्पॉन्टेनियसली यानी थ्रू इंटरैक्शन. दोस्ती हुई फिर ग्रुप बना, ऐसा सोच के नहीं बैठना होता है कि हमें बनाना ही. ये बातें करते 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 एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होते होते बन जाते हैं. उसके बाद है, इट रिमेन्स कॉम्प्लेक्स. As informal organization do not have a definite structure, they are quite complex. इनका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है फॉर्मल के जैसा कि ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये इसको रिपोर्ट कर रहा है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर होता नहीं है. इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहती है. Let us look at its advantages. तो पहला है faster flow of communication. As no definite path or channel of communication is followed in an informal organization, information spreads faster. Okay. यहाँ पर कोई भी डेफिनाइट पाथ और चैनल नहीं है, हायरार्की सिस्टम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, तेज होगा. यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जल्दी से स्प्रेड होती है. फिर है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स. एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अलाउज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन बियॉन्ड द ऑफिशियली डिफाइंड रूल. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि लोगों को उनके जो रोल्स हैं, उनकी जो पोस्ट है उसके अलावा भी वो एक दूसरे से पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड दिस विल एनेबल द एम्प्लॉइज to interact with like-minded colleagues
and thus unofficial interaction provides a sense of belongingness among the employees towards one another and towards the organization. जब पर्सनल कम्युनिकेशन आपस में बनता है तो हर कोई सामने उस व्यक्ति को ढूंढेगा जो उसके जैसा हो, ठीक है। दे विल ऑल सर्च फॉर लाइक माइंडेड पीपल, एक दूसरे के जैसा सोचते हो वैसे लोगों की तलाश रहती है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो अनऑफिशियल इंटरेक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि हाँ हम सब एक जैसे और हमारा कोई यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, ठीक है। और इससे बिलोंगिंगनेस उनको एक दूसरे के प्रति भी होगी और साथ साथ में टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। ओके, दिस इज अ सोशल नीड, ताकि लोग आपको एक्सेप्ट करें, आप लोगों को एक्सेप्ट करें, लोग आपकी बात सुने। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ सोशल। फिर फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। An informal organization supports the working of an organization and thereby helps in fulfillment of the organizational objective। क्योंकि हमें पता है कि फॉर्मल में से ही इनफॉर्मल खड़ा होता है, तो टेक्निकली इनडायरेक्टली वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और जिसके जरिए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होते हैं एक प्रॉपर मैनर। ओके, इसका एग्जांपल है द मैनेजर्स कैन इंटरेक्ट विद द वर्कर्स इनफॉर्मली एंड असेस देयर व्यूज ऑन वेरियस मैटर, ठीक है। ये मैनेजर क्या करते हैं, कभी ब्रेक टाइम हो गया, वर्क के साथ खाना खाने बैठ गए और बातों बातों में वो सब बातें निकलवा लेते कि क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, ठीक है। दे ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन थ्रू इनफॉर्मल मेथड। अब जिसके कुछ फायदे थे वैसे कुछ नुकसान भी है। इसका जो पहला डिसएडवांटेज है वो है स्प्रेड ऑफ रूमर। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफन लीड्स टू स्प्रेड ऑफ रूमर्स दैट में मिसलीड द एम्प्लॉय। अगर गलत बात कहीं फैल गई तो इट में क्रिएट प्रॉब्लम। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो है एम्फोसिस ऑन पर्सनल इंटरेस्ट ओवर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पर ज्यादा फोकस दिया जाएगा खुद के कामों पे, ठीक है। द पर्सन इज इंटरेस्टेड पर्सनली और वो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है उसको वो पीछे रखेगा। ही विल कीप हिज इंटरेस्ट अहेड। An informal organization tends to lay undue emphasis on individual interest over the organizational interest। जरूरत से ज्यादा हम ध्यान देते हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट, एंड दिस विल ऑब्स्ट्रक्ट द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनका अचीवमेंट जो उसमें रुकावट आ सकती है। फिर है नेगेटिव रिजल्ट। As informal structure may lead to negative results if the norms and interests of the various departments are not in conformity with the interest of the organization। डिपार्टमेंट के जो इंटरेस्ट है, हमें क्या अचीव करना है, उनका जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो काफी बुरे हो सकते हैं। इट में हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। फिर अगला है रेजिस्टेंस टू चेंज। जल्दी से चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। The members of an informal organization may resist and oppose in unison the policies and challenge of the managers, making their implementation difficult। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो किसी भी प्रकार के नए चेंज को या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज को या मैनेजर्स के कोई चेंजेस हैं तो उसे वो जल्दी ऑब्जर्व करते नहीं है और ये प्रोसेस को डिफिकल्ट कर देते हैं। दे ट्राई टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शंस इन बिटवीन। और लेट अस लुक एट the strategic importance of informal sector or how does informal sector supports the formal organization। पहला है free flow of communication। An informal organization structure allows the employees to interact freely outside boundaries of the organization। ये हम आगे देख चुके हैं कि कैसे कोई भी दो व्यक्ति अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के बाहर जाके दे टॉक विथ ईच अदर। This facilitates faster spread of information, thereby assisting the formal organization। आपको फिर मेल भेजना है, लेटर सेंड आउट करने हैं, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी
क्योंकि एम्प्लॉयज खुद इंफॉर्मेशन को फास्टली स्प्रेड कर सकते हैं। फिर अगली जो चीज है यहाँ पे वो है कोऑर्डिनेशन। नाउ थ्रू इनफॉर्मल रिलेशंस पीपल डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग देम। दिस प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। इनफॉर्मल रिलेशन का एक और जो ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे लोगों एक दूसरे पे क्या होता है, भरोसा होता है, और आपस में क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ट्यूनिंग बनती है, जिसके कारण क्या होगा, दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना आसान हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को वो समझते हैं और एक दूसरे की बातों का वो ख्याल रखते हैं। फिर अगला है organizational objectives. Now, along with personal goals, informal relations help in strategically fulfilling the organizational objectives as well. Example इसका है, the managers can interact with the workers informally and assess their views on various matters as well as ask for the suggestion and ideas. मैं आपको अभी एग्जांपल दिया था कि कैसे मैनेजर्स क्या करते हैं कि खास करके ब्रेक टाइम्स में या गैदरिंग्स के अंदर वो वर्कर के साथ बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे और हंसी मजाक के अंदर अंदर उनसे सजेशन ले लेते हैं, जो प्रॉब्लम है वो सुन लेते हैं। ठीक है, इससे एक भरोसे का वातावरण यहाँ पर खड़ा होता है। वो अगला ही पॉइंट हमारा है हार्मोनियस एनवायरमेंट। बाय डेवलपिंग हेल्थी रिलेशन एंड इनफॉर्मल सेक्टर स्ट्रक्चर बिल्ड्स हार्मोनियस वर्किंग एनवायरमेंट। लोग शांति से अपना काम करेंगे, आपस में मिलजुल के काम करेंगे और कोई समस्या यहाँ पे खड़ी होती नहीं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। An informal organization structure supports the fulfillment of the social and psychological needs of the employees. Thus, this in turn helps them to improve the productivity and efficiency. एक इनफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, वो सोशल और साइकोलॉजिकल, व्यक्ति की सामाजिक और उसके दिमाग की जो नीड्स है उसको वो पूरा करता है, उसके मन की नीड्स को पूरा करता है। Thus, in turn, it helps them to improve their productivity and efficiency. अगर व्यक्ति दिल से संतुष्ट है, दिमाग से शांत है और उसकी सारी जरूरतें पूरी हैं, तो व्यक्ति आसानी से मेहनत के साथ काम जरूर करेगा। Okay, so this here shows the basic difference between formal and informal organization. You can have a look at it. हमने जो अब तक किया है उसका ये पूरा एक ब्रीफ में दे रखा है। Let us see delegation. The delegation refers to the transfer of authority and responsibility by the superior to his or her subordinate. Delegation क्या होता है कि ये ट्रांसफर है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपने सबऑर्डिनेट को, अ सीनियर गिविंग हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ सबऑर्डिनेट, दैट इज नोन एज डेलीगेशन। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, पहला है अथॉरिटी। नाउ authority refers to the power given to an individual to command and direct the subordinate and take various decision। अथॉरिटी क्या होता है, तो ये है एक पावर है विच गिवन टू एन इंडिविजुअल टू कमांड एंड डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट एंड टू टेक वेरियस। यहाँ पे जिसको पावर दी गई है वो व्यक्ति अपने जूनियर्स को आ, उनको गाइडेंस दे सकता है, उनको ऑर्डर दे सकता है और डिसीजन भी वो ले सकता है। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द स्केलर चेन गिव्स राइज टू अथॉरिटी। स्केलर चेन हमें पता ही है, अ चेन सिस्टम। यू हैव योर टॉप मैनेजमेंट, देन you have your middle management and you have your bottom management, or you can say the operational level management. So this is scalar chain where orders are passed in a particular manner. Okay, now it is a downward flowing channel। ये जो है ना, ये क्या है, डाउनवर्ड फ्लोइंग चैनल मैंने बताया वो, यानी सुपीरियर कमांड अथॉरिटी ओवर दी सबऑर्डिनेट। ये देखिए हमारा एरो जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, so it is a downward flowing channel। नाउ द स्कोप ऑफ अथॉरिटी डेलीगेटेड, किसको कितनी अथॉरिटी देनी है ये डिपेंड करेगा ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगली जो चीज यहाँ पर डेलीगेशन में है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है इट रिफर्स टू द एडहेरेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट अ गिवन टास्क एंड हिज और आंसरेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये सबऑर्डिनेट का जिम्मेदारी बन जाती है कि उसको जो टास्क दिया गया है उसको वो पूरा करे, और अगर पूरा हुआ न हुआ तो जवाबदेही वो व्यक्ति खुद होता है। इसमें क्या है कि वंस अ ड्यूटी हैज बीन असाइंड टू अ सबऑर्डिनेट, इट इज हिज और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म एंड कंप्लीट द टास्क। जाहिर सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अराइज आउट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, अ सीनियर assigning responsibility to a junior। तीसरा, तीसरी जो चीज यहाँ पर है, इट इज अ चैनल दैट रन्स अपवर्ड। नाउ रिमेंबर, यू हैव योर टॉप, मिडल एंड बॉटम। ये जो एरो है ये आपकी अथॉरिटी का एरो, जो विच मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और ये जो दूसरा एरो है, ये वाला, ये है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरो। ठीक है, ये आपका अथॉरिटी का एरो है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का एरो है। तो इट विल मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी द सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज और हर सुपीरियर। तो बॉटम इज रिस्पॉन्सिबल टू मिडल, मिडल इज रिस्पॉन्सिबल टू टॉप। दिस इज हाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एरो वर्क। फिर तीसरी जो चीज यहाँ पर है वो है अकाउंटेबिलिटी। उससे पहले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ फेयर डिग्री ऑफ अथॉरिटी। जाहिर सी बात है कि अगर आपको किसी को जिम्मेदारी देनी है, उसको अथॉरिटी देनी पड़ेगी। विद अथॉरिटी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन अथॉरिटी। अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और पावर नहीं देंगे तो व्यक्ति काम कैसे करेगा? इसके लिए अथॉरिटी शुड बी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अगली जो चीज है वो है अकाउंटेबिलिटी। Accountability refers to the answerability of the superior for the final outcome of the work, or he has to be or she has to be assigned। Accountability क्या है? Answerability है उसके सुपीरियर के प्रति, कि जहां पे अगर कोई काम आपको दिया था करने को और वो काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो पूरा करने की जिम्मेदारी उसकी थी। अगर मान लो काम पूरा हो गया, अब उस काम को किस ढंग से किया, वो जवाबदेही किसकी बनेगी या आंसरबिलिटी किसकी बनेगी? उस सबऑर्डिनेट की बनेगी अपने सुपीरियर के प्रति। ठीक है। Now, though the superior delegates the work to a subordinate, he or she will continue to be responsible for the final outcome। भले एक मैनेजर ने अपना एक काम असिस्टेंट मैनेजर को दिया है, लेकिन फाइनली जवाबदारी किसकी बनेगी? मैनेजर की बनेगी। क्यों? क्योंकि आंसर तो उसको ही देना है, तो आगे से जाके सीईओ को, क्योंकि इट वाज हिज डिपार्टमेंट। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर को दी, पर वो काम कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, इसका पूरा ब्यौरा कौन देगा? जस्ट मैनेजर विल गिव। नाउ एज द सुपीरियर इज अकाउंटेबल for the final outcome of task, he or she undertakes regular supervision and collects feedback to ensure the subordinate performs the task properly। अगर जैसे उसको सुपीरियर को खुद पता होगा कि फाइनल आउटकम के लिए वो खुद जिम्मेदार है, तो वो क्या करेगा? समय समय पे सुपरविजन करेगा, फीडबैक कलेक्ट करेगा, और ये इंश्योर करेगा कि जो भी टास्क दिया गया था करने को वो प्रॉपरली पूरा हो रहा है। ओके। एंड अकाउंटेबिलिटी अराइजेस आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर से ही निकलता है अकाउंटेबिलिटी। ओके। Now let us understand the relationship between authority and responsibility. Now responsibility and authority must each be accompanied by the other। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, अथॉरिटी दीजिए। अगर किसी को अथॉरिटी दे रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जरूरी है। While responsibility is assigned to a subordinate, he or she must also be given a certain degree of authority। अगर आप अपने जूनियर को या सबऑर्डिनेट को अगर कोई जवाबदारी दे रहे हैं, उसे उसको पूरा करने का पावर भी देना चाहिए। On the other hand, an individual who is given authority must also have some responsibility। So it is what? Inversely relation। Authority is responsibility, responsibility authority। Now, whenever there is authority without responsibility, it is the misapplication of power, or you could say पावर को सही ढंग से डेलीगेट नहीं किया गया। और अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिना अथॉरिटी की, मतलब वो क्या है? इनएफिशिएंसी।
वो काम ढंग से पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि जिसको काम दिया गया है उसके पास अथॉरिटी नहीं है। ओके, नाउ हियर इज द डिफरेंस और यू कैन से द रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। हमने जो अब तक तीनों को समझा है उसके बीच का ये एक कॉमन डिफरेंस पॉइंट है जिसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। नाउ लेट अस सी द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। तो पहला है मैनेजरियल एफिशिएंसी। नाउ बाय डेलीगेटिंग वर्क टू द सबऑर्डिनेट, द मैनेजर्स कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रायोरिटी एरियाज एंड ऑल्सो वेंचर इन न्यू एरिया। अब अपना वो डेली काम अगर सबऑर्डिनेट्स को दे देंगे तो मैनेजर्स के पास टाइम रहेगा कि वो प्रायोरिटी वाली चीजों को ध्यान पे लेंगे, ठीक है, और नए नए एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड दिस फ्रीडम फ्रॉम द रूटीन टास्क एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर। अगर मैनेजर को रोज के काम से अगर छुटकारा मिल जाएगा तो वो आगे उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव होगा और वो नए नए कामों में ध्यान दे पाएगा। फिर अगली जो चीज है वो है वो है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी, एम्प्लॉय की प्रोफिशिएंसी। Now, as the subordinates are entrusted with the responsibility of completing a task, they get an opportunity to provide their ability and apply their skills. अब सबऑर्डिनेट को आपने कोई काम दे दिया तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वो काम को पूरा करे और उसको वो मौका मिलेगा कि जहां पे अपनी एबिलिटी को वो प्रूव कर सके और अपनी स्किल्स को अप्लाई कर सके। एंड दिस हेल्प्स देम टू गेन एक्सपीरियंस एंड इंप्रूव देयर प्रोफिशिएंसी। फिर अगली जो चीज है वो है मोटिवेशन। Delegation provides the employees with psychological benefits, which motivates and encourages them to give their best to the organization. अगर आपने किसी को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है उस व्यक्ति को मोटिवेट हो जाएगा व्यक्ति काम करने, ठीक है, और उस काम के कारण उसको क्या होगा, उसका दिमाग शांत रहेगा, उसको फील होगा कि नहीं उसकी भी जरूरत यहाँ पर है, ठीक है, एंड ही विल वर्क विद utmost डेडिकेशन। अब motivated person works with more dedication. Then you have growth. Delegation helps in preparation of efficient and experienced managers who can take up leading positions during the growth phase of the organization. And this facilitates easy growth and expansion of the organization. अगर आप अथॉरिटी का डेलीगेशन करते आ रहे हैं टाइम टाइम से, तो जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो जूनियर मैनेजर्स हैं, उनको एक मौका मिलता है खुद को डेवलप करने का। और जब वो खुद डेवलप होंगे तो जाहिर सी बात है भविष्य में जब भी कंपनी ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, आपके पास स्किलफुल लोग होंगे जो आपको और मदद करेंगे और एक्सपांड करेंगे। फिर अगली जो चीज है वो है हायरार्की का स्ट्रक्चर। Now, delegation forms the basis of hierarchical structure of an organization. It decides the reporting relationship and determines who has to report to whom. Okay. और आखिर में है coordination. Now, by clearly defining the working relationship, delegation minimizes overlapping of work, thereby improving coordination and efficiency in the organization. Coordination कब होता है? जब वर्किंग रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइन हो गया हो तब डेलीगेशन क्या करेगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क को रोकेगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर अगली जो चीज है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन refers to the dispersal of decision making power among the middle level and lower level managers. The extent of decentralization varies from one organization to another. Decentralization क्या है? Division of power at different levels of management. Okay, you have your top level, you have your middle, and you have your bottom level. So some power is assigned to top, some assigned to middle, and some assigned to bottom, and this is known as decentralization, when the power, or you can say the decision making power, is given to the different levels of management.
Now remember, decentralization is an extension of delegation. Both decentralization and delegation relates to downward delegation of authority. हमें पता है डाउनवर्ड डेलीगेशन क्या है. दिस वे अथॉरिटी कैसी है, डाउनवर्ड है, टॉप, मिडल, बॉटम. And responsibility. While authority is shared just between the superior and the immediate subordinate. Authority जो है वो शेयर कहां पर होती है, superior and his immediate subordinate. Under delegation, this concept extended further under decentralization. जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि अथॉरिटी जो है वो टॉप मिडिल तक ही नहीं, वो बॉटम को भी दी जाती है. ओके. And authority distributed to multiple levels. In other words, while delegation involves just two persons, the superior and subordinate, decentralization is a wider concept of delegation where power is transferred to numerous levels. Delegation यानी सिर्फ top और middle. When I say decentralization, it includes the bottom level also. Okay. And here is a difference between delegation and decentralization, which can be done. Here is a difference between centralization and decentralization. Okay. Now there is one thing, a statement that an organization can neither be completely centralized or completely decentralized. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेंट्रलाइज नहीं हो सकता और ना ही पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज हो सकता है. Now as an organization grows in size, it cannot maintain complete centralization. जाहिर सी बात है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा हो गया है तो सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है. Rather, a need will arise to move towards decentralization. You will have to give authority and responsibility to the subordinates also. The employees must be given some authority and responsibility to ensure the smooth and efficient functioning of the organization. Moreover, as the organization grows in size, hello, good morning, Rajendra. हाँ हाँ, ना बस पति. हाँ. Moreover, as the organization grows in size, decentralization would facilitate quick decision making, thereby avoiding delay. अगर डिसेंट्रल सिस्टम है तो डिसीजन मेकिंग में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो जिसको अथॉरिटी दी गई है वो डिसीजन वहां पर उस लेवल पर ही ले लेगा. However, an organization cannot adopt extreme decentralization. वो डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं लेकिन एक्सट्रीम वाला करना जरा मुश्किल, क्योंकि delegation of all the decision making power to the lower level managers may harm the harmony of the organization. ठीक है, अगर सब आप पावर ज्यादा ही दे देंगे नीचे तो इससे आपका जो शांति है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की, it will get disturbed. People may not listen to one another. This is because it is possible that the lower level managers in each department would mold the rules and policies according to their own convenience. अब एक्सट्रीम डिसेंट्रलाइजेशन क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या खतरा रहेगा कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं हर डिपार्टमेंट के अंदर, वो अपने हिसाब से कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज को बदल सकते हैं या मोल्ड कर पाए, उसमें कोई डेंट ला सकते हैं. ठीक है, उनकी मर्जी के हिसाब से. thereby they diverge from the overall organizational goal, and thus a certain degree of authority and control must be retained at the top level management to maintain the integrity of the organization. आपको उनको पावर देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है, सब कुछ देना है, लेकिन एक हद तक ही. ठीक है, the majority power should lie with the top level management. The policy rated power should be with the
top management only. Importance, पहला है initiative. Decentralization gives some freedom to the lower level managers and imparts them a high degree of autonomy to take initiative. वो कुछ नया करेंगे, कुछ नई मेथड डिवॉल्व करेंगे. इन दिस प्रोसेस द लोअर लेवल मैनेजर्स लर्न टू फेस न्यू चैलेंजेस एंड फाइंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम देम. उनको अपने बॉसेस पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. अथॉरिटी है, उनके पास पावर है. दे विल गेट टू इनिशिएट समथिंग न्यू एंड दे कैन. दूसरा है मैनेजरियल कॉम्पिटेंस. Delegation of authority to lower managers provide them the opportunity to gain experience and thereby develop the skills and knowledge to face new challenges. This improves their competence and level of maturity, which in turn helps them to get ready for higher position. तीसरा है control. Decentralization assists in analyzing and evaluating the performance of the department separately. The extent of achievement of each department and its contribution to the overall objective of the organization can be really evaluated in a decentralized system. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल रख सकते हैं. कैसे? आप हर डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस एनालाइज और इवेल्युएट कर सकते हैं इंडिविजुअली. ओके. हेलो. हाँ मैडम बोलो. सुदीप. ना. हाँ. हाँ मैडम बोलिए. हाँ. 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 ना એવું બસ ખાલી ક્વેશ્ચન નંબર જે ખાલી એક માર્ક કરી દેજો ટોપર की नेम ખાલી ઉપર સાઈડમાં લખી દેજો. હા. પણ એમ સાઈડ કોર્નરમાં લખી. हाँ. हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज और इवेल्युएट किया जा सकता है सेपरेटली. और अचीवमेंट ऑफ इस डिपार्टमेंट और उसके कंट्रीब्यूशन को आप देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट ने किस ढंग से जो कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करने में सबसे ज्यादा योगदान दिया था. दिस विल हेल्प टू कंट्रोल ईच ऑफ देम. फिर है एक्टिव डिसीजन मेकिंग. Now, since the authority to make decision is passed on to the lower level of management through decentralization, decisions are taken quickly and in a timely manner. This is useful in finding solutions to problem easily. Okay. अथॉरिटी जो है डिसीजन लेने की वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को दी जाती है डिसेंट्रलाइजेशन. और यहाँ पर डिसीजंस जो है दे आर टेकन क्विकली एंड इन टाइम मैनर एंड दिस इज यूजफुल इन फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम इजीली. क्योंकि डिसीजन लेने वाला सामने ही वहां पर अवेलेबल होता है. फिर अगली जो चीज है वो है ग्रोथ. डिसेंट्रलाइजेशन कॉल्स फॉर ग्रेटर अथॉरिटी टू लोअर लेवल मैनेजर्स. दिस हेल्प्स देम टू डेवलप देयर कॉम्पिटेंस एंड गेन एक्सपीरियंस. जितना व्यक्ति डिसीजन लेगा उतना डिसीजन लेने की उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी. डिसेंट्रलाइजेशन enables an organization to prepare future managers, which is useful during the growth and expansion process. फिर अगली जो चीज है वो है reduced workload for top managers. Now through delegation, the top level managers shift their workload to subordinates, allowing them to concentrate on higher priority areas. टॉप मैनेजर्स का जो वर्कलोड है वो क्या हो रहा है? टॉप मैनेजर्स करते क्या है पहले? दे विल शिफ्ट देयर वर्कलोड टू सबऑर्डिनेट. इससे क्या होगा? उन्हें टाइम मिलेगा कॉन्सेंट्रेट करने को हायर प्रायोरिटी एरियाज पे. ठीक है. एंड विद दिस द लेसन इज ओवर.